की मुख्य बातें। और चलिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के मायने समझते हैं। क्या कहना है IRDA का और किस तरह से आप का हक जो है हेल्थ इंश्योरेंस वो आपको प्राप्त हो सकता है, इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। और हमारे साथ इसके लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पंकज मटपाल, MD ओपना मनी मैनेजर्स, और साथ ही महावीर चोपड़ा, फाउंडर Bishop.org इंश्योरेंस से, जो कि इस पूरे मामले पर अपनी आज बातचीत रखेंगे और बारीकी से हमारी सहायता करेंगे। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और बुजुर्गों का हक हेल्थ इंश्योरेंस, ये बात जैसे हम सब जानते हैं महावीर, हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 60 या 65 साल की उम्र तक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को, अपने परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस से कवर कर ले। लेकिन हाल ही में कुछ कन्फ्यूजन सामने आता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर अगर हम IRDA की हेल्थ इंश्योरेंस प्रपोजल्स की बात करें या सूची की बात करें जो रिलीज़ की गई अप्रैल के शुरुआत में, उसमें कहीं ना कहीं 65 साल या उससे अधिक जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। अब इस बात को हम कैसे समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक ये भी बात है कि अगर आप 60 साल या 65 साल की उम्र के हो जाते हैं तब आप इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस खरीद नहीं सकते या आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है। हम जानते हैं कुछ कंपनियां हैं जो कुछ शर्तों के साथ जो है आपको इस उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस से कवर करती हैं। लेकिन ये जो नया रेगुलेशन आया है जहां पर प्रोडक्ट वाइज जो है हेल्थ इंश्योरेंस को इनोवेट करने की बात कही गई है रेगुलेटर की तरफ से, जहां पर रेगुलेटर ने इस बात पे तवज्जो दिया हुआ है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए आप अलग तरह के प्रोडक्ट्स लेकर आए। ये रेगुलेशन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए और खासतौर से 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर क्या बात साफ रूप से अब सामने आती हुई दिखाई दे रही है, पहले तो हमें ये समझा दीजिए महावीर। करेक्ट। तो पहले जो रेगुलेशन था, जो 1 अप्रैल के पहले जो लागू होता था, उसमें बेसिकली ऐसा था कि आप हर इंश्योरेंस कंपनी को जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनाते थे वो उसमें मिनिमम जो एंट्री एज है, जो मिनिमम मैक्सिमम एंट्री एज बोला जाता है कि कौन से एज तक आपको कवर देना है, वो 65 ईयर्स हुआ करता था। अब जो ये नया रेगुलेशन IRDA ने लाया है उसके हिसाब से उन्होंने ये बोला है कि ये कैप उन्होंने निकाल दिया है। वो कैप निकालने का मतलब ये होता है कि अब इंश्योरेंस कंपनी ऐसे प्रोडक्ट भी बना पाएगी जिसमें प्रोबेबली एंट्री एज जो है, ये जो एज है वो बेसिकली 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है। वो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहती है अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के एज ग्रुप्स के लिए बनाने के लिए। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि IRDA ने ये भी कहा है वही सेम रेगुलेशन में कि इंश्योरेंस को इंक्लूसिव बनाना बहुत जरूरी है। IRDA का एक मिशन है जो ये बहुत बात कर रहा है उसके बारे में कि 2047 तक इंश्योरेंस सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए और इंश्योरेंस सब कवर्ड होने चाहिए इंश्योरेंस के अंदर। तो उसके ही लिंक में IRDA ने इसके अंदर मेंशन किया है कि ये जो रेगुलेशन है इसमें मेंशन किया है कि सारे एज ग्रुप्स, सारे टाइप के लोग, जो भी अलग अलग कैटेगरी या कोई क्लास, इकोनॉमिक क्लास के लोग हो या कोई भी अलग अलग प्रांत के लोग हो, कोई भी ऐसा पॉलिसी नहीं होना चाहिए जो किसी के लिए अवेलेबल ना हो। तो इंश्योरेंस कंपनीज को ये गाइडलाइन दी गई है कि सारे जो टाइप के लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, सबके लिए पॉलिसी बननी चाहिए और इंश्योरेंस कवर अवेलेबल होना चाहिए। तो ये दो चीज साथ में पढ़ना जरूरी है। एक कि इंश्योरेंस कंपनी को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप अभी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिसमें आप चाहे तो 50 तक एक प्रोडक्ट बनाइए, फिर एक 60 के लिए अलग प्रोडक्ट बनाइए, 70 के लिए एक अलग प्रोडक्ट बनाइए, वैसे कर सकते हैं। और दूसरा, IRDA ने ये भी कहा है कि आपको सबको कवर करना जरूरी है। बिल्कुल नहीं, ये बात की सफाई देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंकज जी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में और मेरे ख्याल से क्योंकि हम इंश्योरेंस में इतनी मिस सेलिंग होती हुई देखते हैं, कहीं ना कहीं ये एक बात लोगों को पता चल रही थी कि रेगुलेटर ने एक कैप लगा रखी है, 65 साल के बाद की उम्र के लोगों को आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बेच सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और किसी भी तरह की एज को लेकर कैपिंग नहीं है। ये दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी उम्र के हो, अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास वो प्रोडक्ट है आपके लायक तो वो आपको मिलना चाहिए। हाँ, कुछ शर्तों के साथ मिलेगा, क्योंकि इस उम्र तक आते आते बहुत सारी स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें जो हैं, परेशानियां जो हैं, बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं। लेकिन अब उसी पर मैं आना चाहती हूँ
हूँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रीज़न है पंकज जी कि आपकी इंश्योरेंस पाने की इच्छा रिजेक्ट हो जाती है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों की, और क्योंकि हमारा फोकस इस उम्र में जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस अब लेने जा रहे हैं उस बात पर है। मिलना इसीलिए कठिन होता है क्योंकि इस उम्र तक आते आते अगर आपको कोई बीमारी हो चुकी है तो कंपनियां बड़ी आसानी से आपका जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर देती है। भले ही हम जानते हैं कि रेगुलेटर ने किसी भी तरह की कैपिंग नहीं लगा रखी है, रेगुलेटर ने बिल्कुल कह रखा है कि आप 60 के हो 65 के हो आपको मिलना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन कंपनियां तो दे नहीं रही है ना। और कंपनियां तो इसीलिए नहीं दे रही है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि स्वाभाविक है, इस उम्र तक आते आते कुछ ना कुछ तो लोगों को हो ही जाता है। पंकज जी, जमीनी हकीकत क्या है, मुझे आपसे ये बात जाननी है। जी नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी सबको इंश्योरेंस देंगी ऐसा आईआरडीए चाहते हैं, लेकिन अब यहां पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो वो व्यक्ति सच में उसके लायक है कि नहीं है। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को यदि रिस्क मैनेज करना है तो, क्योंकि जो कवर देना है और जो क्लेम देने हैं वो पैसा कहीं ना कहीं जो प्रीमियम है वहीं से देना है। तो यदि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को इंश्योरेंस मिल जाएगा जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, तो वहां पर रिस्क बहुत बढ़ेगा और इसका असर शायद उन ऑनेस्ट पॉलिसी होल्डर्स पर पड़ेगा जो कि शायद अच्छी तरह से मतलब स्वस्थ हैं। इसके लिए प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट कराया जाता है ताकि प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट में बात मालूम चल जाए कि जो व्यक्ति इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहा है क्या वो सच में स्वस्थ है या उसको किस तरह की पहले से कोई बीमारी तो नहीं है। अब जब हम बात कर रहे हैं एज की, तो एज रिलेटेड कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अक्सर हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की बात हो या फिर मतलब हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो ऐसे में यदि कहा भी जाए कि इंश्योरेंस कंपनी सबको पॉलिसी देंगी, लेकिन शायद प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट के बाद पॉलिसी नहीं मिल पाएगी बहुत से प्रपोजर्स को। दूसरी बात, जिनको पॉलिसी मिलेगी वहां पर क्योंकि यदि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगी या वेटिंग पीरियड होगा उसके लिए, और या फिर शायद वो उन वजह से, उन बीमारियों की वजह से शायद पॉलिसी ना मिल पाए। तो इसके लिए यहां पर दो बातें समझना जरूरी है कि पहली बात, यस आप एलिजिबल हैं पॉलिसी लेने के लिए, बट क्या प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट के बाद या फिर जो आपने सामने से डिस्क्लोज किया है उसके बाद आपको पॉलिसी मिल पाएगी। और इसी के लिए कविता जी आपने भी जो कहा था कि यंग एज में यदि आप ले लेते हैं, तो क्योंकि ये कंडीशन कभी नहीं होती कि एक बार पॉलिसी ले ली तो आपकी पॉलिसी रिन्यू नहीं होगी, रिन्यू आपकी लाइफ टाइम होगी। तो यदि यंग एज में जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं उस वक्त पर आप पॉलिसी लेते हैं तो गारंटी है कि प्रीमियम भले ही बढ़ता रहेगा लेकिन लाइफ लॉन्ग आपको कंपनी ना नहीं बोल सकती कि पॉलिसी रिन्यू नहीं करेंगे। इसलिए समय रहते हुए मेरे हिसाब से पॉलिसी लेना शायद समझदारी होती है। और जितना कम उम्र में आप हो सके उतना जल्दी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन अब ये वही सवाल है, थोड़ा सा मैं रेगुलेटर की तरफ से जो पुश दिया जा रहा है पंकज जी, उस पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन का मार्केट तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यही प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के चलते और जो आप टेस्ट कराते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कुछ निकल जाता है तो ये आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। अब ऐसे में जो कंपनियां हैं जो कवर करती हैं, वैसे तो हर किसी के पास वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर मौजूद है, लेकिन रिजेक्ट होने के बाद जो मुसीबत इनके सामने खड़ी होती है हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज को लेकर पंकज जी, इसको कोई कैसे पार कर पाए? क्या ऐसा क्या ये वक्त ऐसा नहीं आ गया है जब हम इन बातों को कंसिडर करें और अगर किसी को कोई प्री एग्जिस्टेंस डिजीज हो भी तब भी उन्हें बुनियादी तौर पर कम से कम एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिलना चाहिए या उनको देना चाहिए? 2047 तक, 2047 तक हम चाहते हैं कि इंश्योरेंस फॉर ऑल जो मकसद है वो पूरा हो, लेकिन अगर हम इतने बड़े तबके को हटा देंगे या उनको पर्याप्त कवरेज नहीं देंगे, अच्छा जो कवरेज मिलती भी है पंकज जी वो बहुत महंगी भी मिलती है, जिसकी वजह से अगर वो चाहे तब भी नहीं ले पाए, अगर अवेलेबिलिटी हो तब भी नहीं ले पाए, तो ये बुनियादी लूप होल्स हैं मेरे ख्याल से जिस पर सोचना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कविता जी, ये बिल्कुल सही बात कही है आपने और मेरे हिसाब से ये पॉसिबल भी है और मेरा सजेशन भी मैं यहाँ पे दूंगा। सी क्या होता है, किसी को अगर पहले से कोई बीमारी है तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है प्रपोजल कि इस व्यक्ति को पॉलिसी नहीं मिल सकती, या फिर यदि इंक्लूड करते हैं तो प्रीमियम बहुत ज्यादा आता है क्योंकि माना जाता है कि व्यक्ति अस्वस्थ है।
लेकिन यदि ऐसा किया जाए कि जो डिजीज है उसे छोड़कर बाकी बीमारी, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए किसी को हाइपरटेंशन है बट यदि उसको उसको टाइफाइड होता है, उसको निमोनिया होता है, क्या वो कवर नहीं किया जा सकता? तो यदि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उन बीमारियों को अलग हटा दे और ये कहे कि उसके लिए कवर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब आप वो चीज कवर कर रहे हो जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, और ऐसे में फिर आपको प्रीमियम इतने ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की जा सकती है और करनी चाहिए, ताकि सभी को कम से कम एक बेसिक कवर तो मिल सके। वहां पर हो सकता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि एज रिलेटेड सिकनेस जो होती है उसे एक्सक्लूड किया जा सकता है क्योंकि उसकी गुंजाइश ज्यादा रहती है, लेकिन क्योंकि बुजुर्गों के साथ ऐसा भी होता है कि बाकी जो बीमारियां हैं उनकी संभावना भी तो रहती है। तो अब कंपनीज को इस तरह की पॉलिसीज या एग्जिस्टिंग पॉलिसी में ये कंडीशन रखनी चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग डिजीज हैं उसके लिए कोपे के साथ हो सकता है कि अगर वो क्लेम आता है तो उसमें एक परसेंटेज जो पॉलिसी होल्डर है वो पे करेगा और बाकी का कवर मिल सकता है। लेकिन जो बाकी की बीमारियां हैं जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती हैं उन्हें बिना किसी कंडीशन के इंक्लूड किया जाएगा। तो इसके चलते हुए शायद जिस हिसाब से प्रीमियम बढ़ा दिया जाता है, और अक्सर देखा जाता है कि बुजुर्ग जो नागरिक हैं वो ले ही नहीं पाते पॉलिसी। यदि आप देखेंगे कि 10 लाख के कवर के लिए आपका 1 लाख का प्रीमियम आ रहा है तो शायद कोई नहीं ले पाएगा। लेकिन यदि इस तरह से कुछ कंडीशन हो जहां पर विन विन सिचुएशन हो तो शायद मेरे हिसाब से सभी लोग कवर हो पाएंगे और उसका नागरिकों को फायदा मिल पाएगा। महावीर ये बताएं, जो न्यू प्रोडक्ट रेगुलेशन आया है, लागू हुआ है महावीर, उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो प्रोडक्ट्स लाने को लेकर बातचीत कही गई है उसमें किस तरह के नए बदलाव इंट्रोड्यूस किए गए हैं, किस तरह के सुझाव आईआरडीए ने दिए हैं या किस तरह के मापदंड तय किए गए हैं, जहां पर जो मौजूदा एक ढांचा है वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का उसमें हम बदलाव देखेंगे, थोड़ा सा इसको पॉलिसी होल्डर फ्रेंडली और बनाने की क्या कवायद शुरू होने की आपको झलक दिखाई दे रही है? राइट। सो बेसिकली सीनियर सिटीजन के स्पेसिफिक क्लॉज तो सिर्फ एक ही दिया गया है। वो बेसिकली ये है कि आपको सब कैटेगरी के लोगों को कवर करना है, जो मैंने पहले भी समझाया था। उसको छोड़ के जो स्पेसिफिक चीजें अभी नई लाई गई है वो ये है कि चेंजेस किए गए हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के डेफिनेशन में और उसके एक्सक्लूजन में। सो डेफिनेशन जो था उसमें पहले ऐसे था कि आपकी जितनी भी एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं वो लास्ट 3 साल में जब भी आप पॉलिसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सारी जो डिजीजेज है जो आप शायद उसके बारे में ट्रीटमेंट ले रहे हैं या तो आप कोई दवाई ले रहे हैं या तो आपको रिसेंटली आपको उसके टेस्ट में पता चला है कि वो डिजीज हुआ है, वो सारी डिजीजेस को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज माना जाएगा, एग्जिस्टिंग डिजीज मौजूदा डिजीज माना जाएगा। पहले ये 4 साल था, तो अभी जो भी डिजीज किसी को भी 3 साल के पहले थी और वो पूरी तरह से क्योर हो गई थी, वो सारी डिजीजेस अभी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के डेफिनेशन से बाहर चली गई है। उसका मतलब ये है कि जो वेटिंग पीरियड उनके ऊपर लगता था वो अभी नहीं लगेगा। ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो की गई है वो ये है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो वेटिंग पीरियड हुआ करता था वो पहले 4 साल था, अब उसको कम करके 3 साल कर दिया गया है। उसका मतलब ये है कि अगर कोई डिजीज आती भी है और आपको लास्ट 3 साल में वो डिजीज हुई भी है एज अ सीनियर सिटीजन, तो उसको अब वेटिंग पीरियड जो होगा वो 4 साल नहीं होगा। उसका मतलब ये है कि आपको 4 साल तक उसका कवरेज नहीं मिलता था पहले, अब आपको 3 साल के बाद उसका कवरेज मिलेगा। तो वेटिंग पीरियड्स कम हुए हैं, डेफिनेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीज होती है वो भी कम हुआ है। तो ये दोनों चीज जो है स्पेसिफिकली जिसको डिजीज है, और मोस्टली ये चीज जो होती है वो सीनियर सिटीजन या जो हायर एज कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है, तो उसका ये फायदा उनको होगा, ये पॉलिसी रेगुलेशन जो चेंज हुई है उसके कारण। है वो चुनिंदा बदलाव, और एक तरह से जिस तरह से हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। पंकज जी, अब मैं जानना चाहती हूं कि मौजूदा स्थिति में वैसे तो सभी तरह की कंपनियां वरिष्ठ नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया करा रही हैं, लेकिन फिर भी एक एवरेज एंट्री एज क्या मानी गई है? अगर हम +60+ की बात करें, क्या 60 साल के बाद भी आप खरीद सकते हैं? क्या उस पर वाकई कोई इंश्योरेंस कंपनियों के तहत कोई कैपिंग नहीं है कि वहां पर भी एक है कि अधिकतम इस उम्र तक आप ले लीजिए, उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठता, आप तो शायद प्रपोजल भी नहीं, अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए अभी एग्जिस्टिंग जो पॉलिसीज हैं वहां पर 65 ईयर्स की एज है कि मैक्सिमम एज जो है वो यानी कि मिनिमम 3 महीना
90 डेज की उम्र बच्चे की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज एट एंट्री जो है वो 65 है। उसके अलावा कुछ पॉलिसीज ऐसी भी हैं जो कि सीनियर सिटीजन के लिए हैं और वो सिर्फ 60 इयर्स से 70 इयर्स की एज मतलब हो उसी एज के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन उसके बाद भी मैं अगर बात करूं इस न्यू रेगुलेशन की, उससे पहले भी इंश्योरेंस कंपनीज के पास कुछ पॉलिसी या कुछ इंश्योरेंस कंपनीज अभी तक भी ऐसे प्लान ऑफर कर रही थी जहां पर एज लिमिट नहीं थी, यानी कि 65 के बाद भी पॉलिसी दी जा सकती थी। बट सवाल वही होता है कि मिलती कितने लोगों को है और कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो देखिए, यदि एक तो पहली बात यह है कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि यदि आप यंग एज में पॉलिसी लेते हैं तो वो एक लेवल प्रीमियम होता है, हमेशा वही प्रीमियम एप्लीकेबल होगा टिल द लास्ट प्रीमियम। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में यदि आप यंग एज में भी लेते हैं तो एज बैंड के हिसाब से आपका प्रीमियम बदलता रहता है। और यदि आप लेट एंट्री कर रहे हैं लेट एज में तो आपकी शुरुआत ही हाई प्रीमियम से हो रही है। तो कई बार ये होता है कि जो प्रपोजर है वो शायद उतना प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते हैं, वो एक बड़ी वजह होती है। और दूसरी बात यह है कि यदि जैसा मैंने कहा कि पहले भी पॉलिसी थी लेकिन क्योंकि प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट की वजह से या फिर प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीज हैं उसकी वजह से वो पॉलिसी मिल नहीं पा रही थी, वो भी कंडीशनें मिल नहीं पा रही हैं। तो इसके लिए एक चीज तो यह है कि क्या वो एज तक मिल सकती हैं, बट ले कितने लोग पाएंगे वो अलग कंडीशन है। तो इसके लिए यदि इस रेगुलेशन में चेंज आने के बाद यदि इंश्योरेंस कंपनी कुछ थोड़ी सी मतलब अच्छी इस तरह से पॉलिसी डिजाइन करे कि वो कुछ कंडीशन के साथ उन्हें मिल पाए आसानी से, प्रीमियम बहुत ज्यादा ना हो, तो तब इसका फायदा मिल पाएगा। ऑलराइट, ये तो बुनियादी परेशानियां हैं महावीर, जो मेरे ख्याल से अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और मेरे ख्याल से एक एक करके इस मुद्दे को IRDA रेगुलेटर और आप जैसे तमाम स्टेक होल्डर्स भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये जानना है कि सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत के रीच को जो बढ़ाने की बात हो रही है उसमें अगर कोई अपने आप को बेसिक इंश्योरेंस से कवर करना चाहता है, क्योंकि देखिए इस उम्र तक आते आते अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है अपने लिए तो आपको हो सकता है कि इस तरह की जो कंपनियां इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं हेल्थ इंश्योरेंस वो महंगी पड़े। लेकिन आयुष्मान भारत जैसे कवरेज में उसके तहत हम अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्या ले सकते हैं? वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही मैं पूछ रही हूँ महावीर, कैसे किया जा सकता है? राइट, सो बेसिकली इसका एक कैटेगरी है जो ले सकता है। मोस्टली अभी जो अवेलेबिलिटी है इस पॉलिसी की वो बिलो द पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए है। उसके लिए शुरू किया गया था आयुष्मान भारत। अब जो गवर्नमेंट के बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज है उसमें काफी इसके ऊपर डिस्कशंस हुई है, जहां पे बात हो रही है कि बेसिकली एक एज ग्रुप के ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को, बेसिकली 70 के ऊपर सीनियर सिटीजन्स को, उनके लिए भी आयुष्मान भारत एप्लीकेबल करना चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे जितना पता है आप सिर्फ तब ले सकते हैं आयुष्मान भारत तब आप एक बेसिकली इकोनॉमिक क्लास को बिलोंग करते हैं, विच इज बेसिकली मोस्टली रिलेटेड टू बिलो द पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। वो कैटेगरी में अगर आप है तो आप आयुष्मान भारत की जो वेबसाइट है उसमें बेसिकली जाके आप अपने आप को रजिस्टर करके आप आपका कवर शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं चुनिंदा इंश्योरेंस कंपनियों की, जिसका नाम मेरे ख्याल से आप, क्योंकि हमारे पैनल पर हैं दोनों, तो आप शायद रिकमेंड कर पाएँ। पंकज जी बताइएगा आपके जहन में कौन सी टॉप 3 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आ रही हैं खासतौर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए? जी, मैं स्टार हेल्थ की एक पॉलिसी है सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली, तो उसका मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि जनरली मतलब कोई क्लॉज है लेकिन वो पॉलिसी मिल जाती है। तो यदि आपको जनरल पॉलिसी मिल रही है जो किसी के लिए भी अवेलेबल है तब तो आप वो ले लें, अदरवाइज एटलीस्ट स्टार हेल्थ की जो पॉलिसी मैं बात कर रहा हूं वो कंसिडर की जा सकती है। उसके अलावा HDFC एर्गो की पॉलिसी भी आप कंसिडर कर सकते हैं, यदि आपको आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 पॉलिसी मैं रिकमेंड करूंगा। अवीरा? राइट, सो बेसिकली पहली चीज ये है कि कोई भी एक स्पेसिफिक प्लान के पीछे नहीं जाना चाहिए या कोई ब्रांड के पीछे नहीं जाना चाहिए। आपको बेसिकली सारे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसको देखना चाहिए। ये मेरा पहला एक आंसर रहेगा जब मैं ब्रांड्स की नाम बोलूं उसके पहले। तो वो बहुत जरूरी है क्योंकि हम ब्रांड्स के नाम बोल देते हैं और लोगों को फिर लगने लगता है कि वही प्लान अच्छा है, पर ऐसे हो सकता है कि किसी के लिए शायद दूसरा कोई प्लान ज्यादा सूटेबल हो। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जानना जरूरी है। यूजुअली जितने भी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है
और जो लार्ज हेल्थ इंश्योरेंस, जो लार्ज जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया और टाटा हो गया, और उसको छोड़ के स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे कि बेसिकली आपके नीवा बूपा हो गए, केयर हो गया, ये सारे जो कंपनीज है उन्होंने एक सीनियर सिटीजन प्लान बनाया है, या तो उनका जो मेन प्लान है उसमें कोई एंट्री एज लिमिट नहीं है। तो ये जो प्लान्स है वो सारे अवेलेबल है। जैसे मैंने स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में आदित्य बिरला नहीं हुआ, वो भी आप देख सकते हैं। ये सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज है, जो टॉप इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया के, वो सारे एक कोई ना कोई प्लान तो रखते ही है जिसमें 65 के ऊपर के एज ग्रुप को आपको पॉलिसी मिलेगी उसमें। तो ये पहला आप चीज देख सकते हैं कि अगर वो अवेलेबल है आपके लिए, और जैसे ही पंकज जी ने कहा कि वो आपके लिए अफोर्डेबल है, वो चेक करना चाहिए। अगर वो प्लान अवेलेबल नहीं है, जो मेन स्ट्रीम प्लान अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको सीनियर सिटीजन प्लान्स देखने चाहिए, जिसमें जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे कि उसमें थोड़ी शर्तें ज्यादा होगी, टर्म्स एंड कंडीशन ज्यादा होगी, प्रीमियम कम होगा, बट वो प्लान तभी देखना चाहिए, तभी आपको वो पहले वाला जो मेन जो प्लान्स है अवेलेबल, जो सारे बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज रखती है, वो अगर आपको नहीं मिल रहा है तब आपको वो प्लान पे देखना चाहिए। इसको छोड़ के सपोज ये दोनों भी नहीं मिले आपको, और अगर आपको फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट बैंक्स है वो आज की तारीख में एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान रखती है अपने कस्टमर्स के लिए। उसमें थोड़े कंडीशंस इजियर होते हैं और उसमें एंट्री भी थोड़ा इजियर होता है। तो अगर आपका पहला ऑप्शन जो है मेन स्ट्रीम प्लान, सेकंड ऑप्शन सीनियर सिटीजन प्लान, ये दोनों अगर आपको नहीं मिल रहा है या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आपको, अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट बैंक का बैंक अकाउंट है, तो आप वो बैंक अकाउंट में भी जाके आप वो कंपनी को या ब्रांच मैनेजर को जाके चेक कर सकते हैं उनसे कि उनका कोई ग्रुप इंश्योरेंस है कस्टमर्स के लिए, और वो कभी कभी बहुत किफायती दाम में मिल जाता है, और वो बेसिकली उसमें कंडीशंस और जो अंडरराइटिंग होती है वो थोड़ी लीनियंट होती है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स है वो कंसिडर करना चाहिए प्लान चूज करने में, इस जो हम नॉर्मली कोई भी सीनियर सिटीजन को समझाते हैं। महावीर, एक सवाल आपके जवाब में से जो मुझे समझ में आ रहा है, आपने स्टेप्स बता दिए और आपने ये भी कहा, स्ट्रेस भी किया कि ज़्यादा आपको तवज्जो ब्रांड्स पर नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या ये बड़े ब्रांड्स ही नहीं है जिनके पास क्लेम सेटलमेंट को लेकर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके नाम आपने बताए, क्या वो उतने सक्षम है कि सही तरीके से आपकी क्लेम्स को लेकर जो सेवाएं हैं वो आपको मुहैया करवा सके, टाइम पे आपके क्लेम करवा सकें? राइट, सो बेसिकली जितने भी ब्रांड्स को आईआरडीए ने लाइसेंस दिया है और जिसका लाइसेंस अभी करंटली लागू है, वो सारी कंपनी की बेसिकली जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी है, इसीलिए उनके पास लाइसेंस है। तो पहली चीज तो ये है कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि कोई ब्रांड अननोन है या कम नोन है तो आपको वो प्लान या वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नया कंपनी है, बट अगर इंश्योरेंस आईआरडीए के थ्रू अप्रूव्ड है, लाइसेंस है उनके पास, तो वो आपको ज्यादा अच्छा प्लान दे सकते हैं। राइट, पहली चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि कोई ब्रांड का नाम बहुत अच्छा हो तो उसकी क्लेम सेटलमेंट भी बहुत अच्छी होगी। आपको क्लेम सेटलमेंट के बारे में अलग से जानना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड है लेकिन उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो ये दोनों चीज को अलग अलग देखना चाहिए। एक, आपकी सूटेबिलिटी क्या है, प्लान कौन सा अच्छा है आपके लिए, और दूसरा कि वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी क्लेम्स के बारे में क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या वो क्लेम्स राइट टाइम पे करती है, क्या वो सोशल मीडिया पे जो कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं उनको रिप्लाई भी करती है कि नहीं करती है, ये सब चीजें देखनी चाहिए। मेरे ख्याल से जितना हो सका हमने वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं, जो एक जटिल गुत्थी लोगों को लगती है, उसका निवारण यहाँ पर देने की कोशिश की है। सवाल और भी हैं लेकिन समय हमारा समाप्त हो चुका है। पंकज जी आपका, महावीर आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। ये ऐसा मुद्दा है जो हम लगातार अपने शो में शामिल करते रहेंगे और शायद पहला चरण होगा ये इस पूरी चर्चा का, लेकिन आने वाले वक्त में जो है हम इस पर और भी गहराई में जाकर बात करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अगर आप भी वैसे एक वरिष्ठ नागरिक हैं या अपने लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ही समझना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो अपने सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार बताएंगे कि आपने जिस बैंक में अपना